नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। तो आप लोगों को लग रहा होगा सर इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें मैथ्स भी आ गया, इसमें अकाउंटेंसी भी आ गया, ठीक है। नाम में ही अकाउंटिंग है, ठीक है। अकाउंटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे भी कुछ हम लोग देश भर का जितना भी नेशनल इनकम, एज द इसको ही ब्रेक डाउन कर लो ना नाम को, नेशनल इनकम अकाउंटिंग मतलब देश का टोटल इनकम जितना है आप उसको रिकॉर्ड करने का कोशिश कर रहे हो, उसको मेजर करने का कोशिश कर रहे हो, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक। सो अगर नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में बात करो ना, तो थोड़ा यहाँ पे आप लोग बुक में अगर मार्क करते रहेंगे साइड बाय साइड बेटर होगा, ठीक है। या फिर आप लोग कॉपी में लिख रहे हो तो वो भी बेटर होगा, ठीक है। लाइक वॉट एवर सेल्स योर बोट। So let's start with chapter number 6, that is national income accounting. और a little known fact is national income accounting के पीछे दो इकोनॉमिस्ट्स का हाथ है, साइमन कुजनेट एंड रिचर्ड स्टोन, ठीक है। एंड दे वॉन नोबेल प्राइज फॉर लाइक पायोनियरिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। एंड लाइक मेनी ऑफ अस आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि सर नेशनल इनकम है क्या, ठीक है। हर कोई माइक्रो लेवल में आप लोग अपना अपना इनकम निकालने का कोशिश करते हो कि नहीं, लाइक हाउ मच वी आर अर्निंग इन अ मंथ। आप लोग अपने लेवल में करते हो, ठीक है मेरे को पॉकेट मनी वहां से उतना मिलता है, उस दिन बुआ के घर गया था उतना मिलेगा, एंड इन टोटल इन द मंथ ऑफ जून आई विल बी हैविंग 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज मेरे पास आएगा। और वो पैसा को कैसे स्पेंड करोगे, दिस इज अ कैलकुलेशन यू डू इन द माइक्रो लेवल, ठीक है। देश भर के लेवल में भी निकालना बहुत जरूरी है। कल कल रात को आई वाज रीडिंग अ आर्टिकल जहां पे मेरे को पता चला इन दिस ईयर 2025 इंडिया विल ओवरटेक जापान टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड लाइक जो इकोनॉमी के बारे में बोला जाता है, हम लोग का इकोनॉमी एक 2.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, ठीक है। ये जो वर्ड बोला गया 2.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, इसका मतलब क्या है? यूएस वगैरह के बारे में बात करें तो इट्स अराउंड 10-12 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी। तो जस्ट इमेजिन यूएस एक कंट्री जहां पे इंडिया का 1/4 पॉपुलेशन रहता है, वहां पे हमारे मुकाबले 5-6 गुना ज्यादा उनका नेशनल इनकम। दैट 2.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, ये 2.5 ट्रिलियन, ये जो प्राइस टैग यहाँ पे लग गया, इसका मतलब है साल भर में हमारे देश में 2.5 ट्रिलियन डॉलर का गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। यूएस इकोनॉमी इज अ 12 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब साल भर में वहां पे 12 ट्रिलियन डॉलर्स के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये वाले चैप्टर में हम लोग डिटरमाइन करने वाले हैं सर ये जो 2.5 तक आप अराइव किए, 2.5 ट्रिलियन डॉलर, ये कैसे आप कर रहे हो, लाइक व्हाट इज द मैथ्स बिहाइंड इट, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना डिस्कस। आई होप नेशनल इनकम अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या आप लोग को समझ में आ गया, नेशनल इनकम का मतलब क्या ये भी हम लोग को समझ में आ गया कि साल भर में एक देश में कितने वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको नेशनल इनकम बोला जाता है। ये बहुत ही एक ब्रॉड डेफिनेशन है, क्योंकि ये चैप्टर में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे इसके अंदर भी बहुत सारे, ऑब्वियसली एक चैप्टर है मतलब इसके अंदर फिर और भी बहुत कुछ होगा, like there will be so many exceptions and there will be a lot of things. जीडीपी वर्ड आप सुन रहे होगे, ठीक है। इंडिया का जीडीपी इतना है, कभी सुने हो ये चीज? पीपल फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड आप लोग भी शायद कभी ना कभी न्यूज में सुने होगे इंडिया का जीडीपी इतना है, ठीक है। कभी एसजीडीपी कोई सुना है? स्टेट जीडीपी, ठीक है। तो लाइक नेशनल लेवल में जो जीडीपी निकाला जाता है उसके थ्रू कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, स्टेट लेवल में भी जीडीपी निकाला जाता है जिसको एसजीडीपी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आता है कि सर जीडीपी या फिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग या जो कुछ भी आप कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हो उसका आप दो लेवल में कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किया जाता है, ये चीज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ओडिशा के अंदर भी देयर आर 30 डिस्ट्रिक्ट्स आई गेस, ठीक है। तो उस लेवल में भी निकाला जाता है, कंपेयर किया जाता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो नेशनल लेवल में इट इज मोस्टली सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है इसको एस्टिमेट करना, ठीक है। और ये किसके अंदर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। स्टेट लेवल में अगर हम लोग बात करें, इट इज मोस्टली प्रिपेयर्ड बाय डीईएस, स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। 1 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। कंफ्यूजन एग्जाम में एक चीज यहाँ पे कर सकता है, सीएसओ के पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था दैट वाज एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसको स्क्रैप करके उसके जगह में सीएसओ को लाया गया है। तो आप लोग को ऑप्शंस में एनएसओ भी दे सकता है, सीएसओ भी दे सकता है, सो बी केयरफुल।
अब सवाल ये उठता है कि सर नेशनल इनकम आप यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है, लाइक व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ इट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट, ठीक है। सबसे पहला चीज इसकी यूजफुलनेस क्या है, ऊपर ऊपर से चीजों को समझो। बिजनेसेस को हेल्प करता है। अभी जैसे पता चला इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, जापान को ओवरटेक करने वाला है 2025 में, लेट 2025 में। इससे बिजनेसेस प्लान कर पाता है, बिजनेस अपने प्रोडक्ट के डिमांड्स को फोरकास्ट कर पाता है, ठीक है। दूसरा चीज, बिकॉज ऑफ दिस नेशनल इनकम हम लोग को देश के कॉम्पोजिशन के बारे में पता चलता है, देश के नेशनल इनकम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, अलग अलग सेक्टर्स कैसा परफॉर्म कर रही है, उसमें कुछ वेरिएशंस आया है कि नहीं, अगर कुछ ब्रॉड सेक्टोरल शिफ्ट्स है कि नहीं। बहुत हैवी टर्म्स है, किसी को कुछ टर्म्स नहीं समझ में आ रहा है, लेट मी नो। सेक्टोरल शिफ्ट का मतलब क्या होता है, ब्रॉडली देयर आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो नेशनल इनकम की मदद से हम लोग ये देख पाते हैं कि सर 1971 में प्राइमरी सेक्टर का अगर बोलबाला था, प्राइमरी सेक्टर वाज मोर डोमिनेंट, करेंटली प्राइमरी सेक्टर थोड़ा सा कम गया है। सर्विस सेक्टर विच इज टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ गया है। तो कुछ भी इसको सेक्टोरल शिफ्ट बोला जाता है। when income move from one sector to another sector, that is sectoral shift। national income की मदद से आप ये चीज को देख पाते हो, कंपेयर कर पाते हो, and accordingly government can like make some policies, government can change some policies। is it clear? एंड पॉइंट नंबर 3 भी इसके बारे में बोला गया, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन कितना है नेशनल इनकम में, ठीक है। इसके वजह से गवर्नमेंट इज एबल टू मेक सम पॉलिसीज। पॉइंट नंबर 4 इज गवर्नमेंट को एक प्रकार से नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स एक क्वांटिटेटिव बेसिस हम लोग को प्रोवाइड करता है, जिसके मदद से वी कैन मेक सम मॉडल्स, वी कैन डू सम एनालिसिस, वी कैन मेक सम इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड या मोटा मोटी 100 बात की एक बात सर, ये आपको पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। क्या नेशनल इनकम और क्या चीज में हम लोग को हेल्प करता है, नेशनल इनकम देश का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोलता है। नाउ व्हाट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, हु इज अर्निंग व्हाट, लाइक रिच कितना अर्न कर रहा है, पुअर कितना अर्न कर रहा है, नेशनल इनकम हम लोग को ये चीज को बोलने में हेल्प करता है। एंड लाइक व्हाट आर द इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमी, और ये इनइक्वालिटी का अलग अलग इनकम कैटेगरीज में क्या डिफरेंस है, इसके ये कंपैरिजन एंड या ऑल दीज डेटाज हम लोग को नेशनल इनकम असेस करने में हेल्प करता है। नेशनल इनकम की मदद से गवर्नमेंट इज एबल टू मेक पॉलिसीज फॉर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। आर वी क्लियर द यूजफुलनेस ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, बिजनेस हाउस हो, फर्म हो, यू एज अ स्टूडेंट, आई एज अ टीचर, हम सबके लिए नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल इनकम की मदद से सरकार को पता चल पाता है कि भैया देश का नेशनल इनकम इतना ग्रो नहीं कर रहा। अगर ग्रो नहीं कर रहा है इसका मतलब देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इतना तेजी से पकड़ नहीं रहा। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इतना तेजी से नहीं है तो इसका मतलब दे नीड टू मेक सम पॉलिसीज, दे नीड टू मेक बूस्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। आर वी क्लियर? इज इट क्लियर? Mostly there are 8 different components under national income, ठीक है। You have GDP-MP, GDP-FC, GNP-MP, GNP-FC, NDP-MP, NDP-FC, and finally you have NNP-FC, जिसमें से नेशनल इनकम हम लोग किसको बोलते हैं, एंड इसको क्या बोला जाता है, इसको डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है।
ठीक है, बुक में चीज़ों का स्ट्रक्चर बहुत ही अटपटा सा दिया हुआ है, ठीक है, एंड कोशिश यही किया जाएगा। एंड बेटर होगा अगर नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग का शायद कल होगा नेक्स्ट क्लास, आई एम नॉट वेरी श्योर, आप अगर अपने साथ एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का बुक लाओ तो, क्लास 12th का। यस, एनसीईआरटी कौन यूज करता है? संदीप गर्ग ला देना। नहीं नहीं, कोई एक ही मेरे को रेफरेंस के लिए चाहिए, नॉट एवरीवन, कोई एक ही लेकर आओ, मेरे को रेफरेंस के लिए चाहिए। अ, चलो आते हैं, सब चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद दिस। लेट्स टॉक अबाउट जीडीपीएमपी, ठीक है, एंड इसको डिफाइन किया गया है, इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in a country in a year. इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं, हर कोई साल भर में कितने रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, अगर सबको ऐड कर दिया जाएगा तो वी विल गेट जीडीपीएमपी, दैट्स इट। रेडियंट क्लासेस या फिर पास में अगर कोई बेकरी है, तो अगर वो बेकरी लेट से साल भर में 1 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, हम लोग साल भर में 2 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई और फर्म 5 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, तो जितने भी ऐसे फर्म्स हैं सबको ऐड कर दो, यू विल गेट जीडीपीएमपी, ठीक है। बाय ईयर वी जनरली मीन फाइनेंशियल ईयर, वी जनरली मीन, अगेन ये डिपेंड करता है, कुछ कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे फाइनेंशियल ईयर उनका 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी होता है। एक वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है टू फॉलो इट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कुछ देयर आर एक्सेप्शंस, ठीक है। एक चीज मैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में बोलूंगा, एक चीज मैं नेशनल इनकम के बारे में बोलूंगा, ये सारा का सारा मैन मेड सब्जेक्ट्स है, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैन मेड सब्जेक्ट्स, यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अकाउंटेंसी प्योरली मैन मेड सब्जेक्ट है, लॉ भी एक हद तक पूरा का पूरा मैन मेड सब्जेक्ट ही है, ठीक है। मैथ्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, ये सारा का सारा एक नेचुरल सब्जेक्ट है, इन द सेंस आप उसको सराउंडिंग में देखते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स कौन से स्पेक्ट्रम में गिरेगा इस लॉजिक से? व्हाट डू यू थिंक? इकोनॉमिक्स कुछ कुछ बीच में ही गिरेगा, ठीक है। कुछ इस वजह से इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस भी बोला जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है, इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। सो ये जो जीडीपीएमपी निकाला जाता है ना, इन रियलिटी इट कैन बी ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स, इट कैन बी नॉमिनल जीडीपी, इट कैन बी रियल जीडीपी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो, लेट्स से 2011 2025, okay, price quantity in 2011 the price of a pen was 5 rupees and 10,000 units was being produced, ठीक है। and in 2025 the price of a pen is 10 rupees and 9,000 units are being produced, ठीक है। लेट्स से इकोनॉमी का ये सीन है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा 2011 में जीडीपी क्या हुआ करता था, यू विल से सर टोटल देश में 5 into 10,000 that is 50,000 रुपीस का गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया गया है, सो दैट शुड बी द जीडीपी। इज इट क्लियर? एक छोटा सा लॉजिक, 2025 में जीडीपी कितना होना चाहिए? यू विल से सर 10 times 9,000 इट शुड बी 90,000। एक लेमैन अगर मैं आप लोग से पूछूं क्या देश का जीडीपी बढ़ा है, व्हाट विल बी योर आंसर? यस,
यू विल से सर 50,000 था, इट हैज बिकम 90,000, देश का जीडीपी बढ़ा है। एंड हमारे देश के पॉलिटिशियंस यही चीज आप लोग को बोलते हैं कि देखो हमारे रूल के अंदर में देश का जीडीपी बढ़ा है। ठीक है, जीडीपी आप लोग जो बोल रहे हो यहाँ पे चीजों को कंपेयर कर रहे हो, मैं ये जो जीडीपी निकाला ना इसको मैं बोलूंगा नॉमिनल जीडीपी। बहुत लोग अब भी कंफ्यूज हैं कि सर क्लियरली इट हैज इंक्रीज्ड, तो क्या कौन क्या गलत बोल रहा है। ठीक है, तो लेट्स से मैं 2025 का एक और जीडीपी भी निकाल सकता हूँ। 2025 के लिए मैं एक और एक तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। 2025 में आई कैन से दैट ये 9,000 ही है, एंड आई विल से दैट इट इज एक्चुअली 45,000। दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी फॉर द ईयर 2025। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो 90,000 आया ना ये 10 टाइम्स 9,000 को करके आया। ये जो 45,000 आया ये 5 टाइम्स 9,000 को करके आया। डिफरेंस क्या है, ये 10 और 5 का। सर ये 10 क्या है, ये 10 आपके करेंट ईयर प्राइसेस है। ये 5 क्या है, ये 5 आपका बेस ईयर प्राइस है। पॉइंट इज ग्रोथ इज मेजर्ड नॉट बाय प्राइस बट बाय क्वांटिटी। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है तो दैट इज ग्रोथ, नॉट द रेवेन्यू पार्ट वी लुक एट। तो 50,000 से 90,000 जो हो रहा है, एक लेमैन बोलेगा कि सर इस इकोनॉमी में ग्रोथ है। लेकिन ग्रोथ हम लोग कैसे मेजर करते हैं, क्वांटिटी से मेजर किया जाता है। क्या क्वांटिटी बढ़ा है तो एक्चुअली वो इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हुआ। तो जो 50,000 को 90,000 आप देख के बोल रहे हो, 90,000 इज योर नॉमिनल जीडीपी, एंड ये जो 45,000 में निकाला ये मेरा रियल जीडीपी है। ये 45,000 ना एक्चुअली चीजों को बस्ट करता है। 45,000 बोल रहा है कि सर देखिए एक्चुअली तो ग्रोथ नहीं है। So for the year 2025, I can find out two different types of GDP. One can be a nominal GDP, one can be a real GDP. Nominal GDP takes into account current year prices, and real GDP takes into account the base year's prices. इतना ही मेरे को इसके बारे में बोलना है। So अगर आपसे पूछा जाएगा दोनों जीडीपी में से बेटर कौन सा है, इट इज रियल जीडीपी। ठीक है, अच्छा सर वाई रियल जीडीपी इज बेटर, ऐसा हो सकता है ये जो 5 से 10 हुआ या फिर एपेटाइट का बिरयानी का प्लेट जो 100 से 200 हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। एक लेमैन बोलेगा 1 करोड़ का सेल्स की जगह आप 2 करोड़ का सेल्स कर रहे हो, आपका तो ग्रोथ हुआ है। लेकिन नहीं, रियलिटी में देयर इज नो ग्रोथ। आर वी क्लियर? ठीक है, इफ यू वांट वी कैन मेक सम लाइक, इसको P0 का नाम दे सकते हो, इसको Q0 का नाम दे सकते हो, इसको P1 का नाम दे सकते हो, इसको Q1 का नाम दे सकते हो। सो ये जो 50,000 आया दिस इज P0 Q0। लेकिन ये जो 90,000 आ रहा है दिस इज P1 Q1। ये जो 45,000 आ रहा है इट इज P0 Q1। Nominal GDP takes into account the current year's prices, which takes into account the inflation. So अगर एक पॉलिटिशियन को बोलना रहता है, पॉलिटिशियन ये दो फिगर को कंपेयर करके आपको बोलता है। गलत नहीं बोलता है, लेकिन मिसलीड करता है। अगर आपको सही में देखना इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ है कि नहीं, आपको ये दो फिगर को चेक करना है, एज सिंपल एज दैट। नॉमिनल जीडीपी का एक और नाम है जीडीपी एट करेंट प्राइसेस, एंड रियल जीडीपी का एक और नाम है, दिस इज रियल जीडीपी। करेक्ट, GDP at constant prices. Talk about GDP deflator, जिसको निकाला जा सकता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू कितना आ जाएगा, नॉमिनल जीडीपी इज 90,000 डिवाइडेड बाय 45,000 इनटू 100 व्हिच कम्स आउट टू बी 200। बहुत जगह में जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स करके भी नाम देगा, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, या फिर करंट प्राइस इंडेक्स, कुछ भी नाम दे सकता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सवाल आप लोग का यहाँ पे 1 मार्कर ये भी आ सकता है आप लोग को। देखिए ये इक्वेशन है इसमें जिसमें 3 वेरिएबल्स है, कोई भी 2 वेरिएबल देगा, आपको पूछेगा तीसरा वेरिएबल निकालो। ठीक है, फॉर एन इकोनॉमी इफ द प्राइस इंडेक्स इज 150 एंड द नॉमिनल जीडीपी इज 50,000 crore, देन व्हाट विल बी द रियल जीडीपी? तो आप लोग का यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए सर, रियल जीडीपी का हम लोग को फॉर्मूला पता है, इट इज नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स इनटू 100, सो व्हिच विल बी 50,000 अपॉन 150 इनटू 100। इसको सॉल्व करके जो कुछ भी आपका आंसर आएगा, कितना आ रहा है
2/3, इसका 2/3, इट शुड बी 37, 33 कितना आ रहा है देखिए, 33, 37 कितना आ रहा है। चलिए थोड़ा एक रैंडम सा क्वेश्चन देता हूँ, उसको ट्राई करो। 2011, you have been given data for 2023, 2024 and 2025. प्राइसेस दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है। प्राइसेस वाज 5 and then 10, then 12 and finally prices has increased to, let's say, 20. क्वांटिटीज के बारे में बात करें तो 10,000 एंड दिस विल बी कितना ले 9,000 लेते हैं। लेट्स मेक दिस 12,000, लेट्स मेक दिस 10,000 अगेन, ठीक है। एंड इसके ऊपर फॉलोअप क्वेश्चन क्या रहने वाला है, कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी taking 2011 as base year for all these years, जितना भी ऊपर ईयर प्रेजेंट, फॉर ऑल दीज ईयर्स प्रेजेंट अबव, ठीक है। बिट बी इज कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर फॉर ऑल द ईयर्स, एंड बिट सी थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज करके आप लोग को इसको आंसर करना है, ठीक है। ये आप लोग को बताना है कि व्हाट विल बी द इन्फ्लेशन in the year 2023, 2024 and 2025। ठीक है, चलो करते हैं। ये मेरे को डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी निकालता है। नॉमिनल जीडीपी क्या है, सिंपली उसी ईयर का प्राइस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो। सो फॉर दिस इट विल बी 50,000, ओवर हियर इट विल बी 90,000, over here it will be 12 into 12, 1,44,000, over here it will be 2 लाख। रियल जीडीपी निकालते हैं। रियल जीडीपी के लिए हम लोग को एक बेस ईयर का प्राइस चाहिए रहता है, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में मेंशन किया कि 2011 को बेस ईयर पकड़ के चलना है। So for the year 2011 it will be 50,000, for the year 2023 it will be this into this, ठीक है। आदित्य you had a doubt, please इसको देखो, ठीक है। So for the year 2023 it is 9,000 into 5 which is 45,000, 12,000 into 5 which will be 60,000, 10,000 into 5 which will be 50,000। 5 को हम लोग बेस ईयर के प्राइसेस को लेंगे। Is this part clear so far? So हर एक ईयर का आप दो प्रकार का जीडीपी निकाल सकते हो। You can find out nominal GDP, you can find out real GDP। That is bit A। बिट बी की तरफ आता है कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला पता है which is nominal by real into 100। So for this year it is nominal by real, 50 by 50 into 100, that is 100। For this year it is 90 by 45 which will be how much, 200। For this year it is 144 by 60 into 100 which will be 240, and for this year it is 400। बिट बी भी हो गया। आर बी क्लियर सो फार? बिट सी मेरे को पूछा था कॉमन सेंस यूज करते हुए इन्फ्लेशन कैसे होगा। इन्फ्लेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, जब कभी भी चीजों का प्राइस राइज करता है हम लोग उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन्फ्लेशन निकालने जाऊँ कॉमन सेंस को यूज करते हुए, तो मेरे को दिख रहा है कि इस ईयर का तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे प्राइसेस 5 से 10 हुए, मतलब इन्फ्लेशन प्राइसेस हैव डबल्ड, इन्फ्लेशन इज 100%। ओवर हियर इन्फ्लेशन इज 10 से 12 हो रहा है, 20%। ओवर हियर इट इज 12 से 20 हो रहा है विच इज 66.67%। इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है कि प्राइस कितना राइज कर रहा है। तो पहले 2011 में मैं क्यों डैश दिया हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ डेटा है ही नहीं कंपेयर करने के लिए। 2023 में मैं निकाल सकता हूँ सर प्राइसेस 5 से 10 हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में आप कैसे निकालते हो, 100 कैसा है मेरा परसेंटेज टर्म्स में, इट इज 10 - 5 डिवाइडेड बाय 5 into 100।
इफ यू आर कंफ्यूज कि सर ये 20% कैसा है, तो ये 20% निकालने का तरीका 12 माइनस 10 बाई 10 इंटू 100। ये 66.67 कैसा है, इट इज 20 माइनस 12 बाई 12 इंटू 100। द बेसिक चीज इज मतलब जब कभी भी आप लोग कोई भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालोगे उसको हमेशा ऐसे याद रख लो, न्यू माइनस ओल्ड बाई ओल्ड इंटू 100। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज फॉर एनीथिंग। आर वी क्लियर? आप थोड़ा सा मसाला डालते हैं, ठीक है। चलो वापस से इसको कैलकुलेट करो। प्रोवाइडेड अब आपके पास ये नहीं है, वापस से इन्फ्लेशन कैलकुलेट करो। प्रोवाइडेड अब हमारे पास ये नहीं है, कैसे करेंगे? प्राइस निकाल लेंगे। रियल जीडीपी, लेट्स से यू डोंट हैव डेटा टू फाइंड आउट प्राइसेस में, बस तो जीडीपी डिफरेंट अमाउंट है, यू डोंट हैव डेटा टू फाइंड आउट दिस, ठीक है। तो अगर कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन बन के आ सकता है, मतलब पोटेंशियल टेबल नहीं देगा। सो इन्फ्लेशन रेट को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जीडीपी डिफ्लेटर फॉर द ईयर T+1 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर for the year T upon GDP deflator for the year T into 100। कंफ्यूज सर कैसे निकाला जाएगा? तो पहले वाला तो हम लोग निकाल नहीं सकते, दूसरे वाले के हिसाब से जीडीपी डिफ्लेटर फॉर T+1 माइनस T अपॉन T into 100। So it is 200 minus 100 upon 100 into 100, which is 100. For this, it is 240 minus 200 upon 200 into 100, which turns out to be 20%. For this, it is 400 minus 240 upon 240 into 100, which turns out to be 66.67%. And if you look closely, it is the same pattern, new minus old by old into 100. क्या? थोड़ा जोर से बोलो। आईआर का फुल फॉर्म क्या है? इन्फ्लेशन रेट। अगर 2021 के बारे में आप लोग को प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 150 का, 2022 में प्राइस इंडेक्स आपको 130 दिया है, व्हाट कैन यू से अबाउट इन्फ्लेशन रेट? So it will be 130 minus 150 upon 150 into 100, जो कि कुछ नेगेटिव में आएगा। तो आप ये बोलोगे सर इन्फ्लेशन नहीं, उस इकोनॉमी में डिफ्लेशन हुआ। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का उल्टा होता है, अगर प्राइसेस बढ़ते हैं आप उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, अगर प्राइसेस घटते हैं आप उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। तो इस इकोनॉमी में एक्चुअली डिफ्लेशन। आर वी क्लियर? For your reference later, what I am doing is illustration number 4 from page number 6.6. ठीक है, it's a very easy question. All of you are confused, ठीक है, and it's a very easy question and clearly मैं अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तो शायद हम लोग उस चीज़ को कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर NFIA के बारे में सोच रहे हो तो वो सारा अभी तक हम लोग उसको डिस्कस नहीं किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नॉमिनल जीडीपी इज 1200, प्राइस इंडेक्स इज 110, फाइंड आउट द रियल जीडीपी। दैट इज द क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया रियल जीडीपी कितना है। सो रियल जीडीपी कितना आ जाएगा? फॉर्मूला क्या था? इट वाज नॉमिनल जीडीपी बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, व्हिच इज 1200 डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स कितना है? 110 इनटू 100, व्हिच इज 1090। दैट्स इट। सो इट्स अ पॉसिबिलिटी आप लोग को इन्फॉर्मेशन बहुत सारा यूजलेस इन्फॉर्मेशन भी दे कंफ्यूज करने के लिए, एंड यू ऑल फेल फॉर इट, ठीक है।
about 3 circular formulas. ऐसा कुछ नाम नहीं है ऑफिशियली, मैं इसको बोलता हूँ 3 सर्कुलर फॉर्मूला, ठीक है। सो सबसे पहला सर्कुलर फॉर्मूला विल बी अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस और नेट का एक दूसरे से किस टाइप का रिलेशनशिप है, इसके बारे में बात करने वाला है। दोनों के बीच में जो लिंक है दैट इज डेप्रिसिएशन। अगर आपके पास ग्रॉस फिगर है, यू वांट टू अराइव एट नेट फिगर, आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन। अगर आपके पास नेट फिगर है, आपको ग्रॉस तक पहुंचना है, तो यू विल ऐड डेप्रिसिएशन। Second type of circular formula I want to talk about is, let's talk about domestic and national. अगर आपके पास कोई भी चीज डोमेस्टिक टर्म्स में है, आपको उसको नेशनल टर्म्स में निकालना है, तो हम लोग ऐड करते हैं एनफीफा, NFIA बोलो, एनफीफा बोलो, बात एक ही है, ठीक है। और अगर हमारे पास नेशनल, अगर हमको डोमेस्टिक में पहुंचना है, तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं एनफीफा, ठीक है। एंड मैं ओके फाइन। And let's talk about the third type of circular formula, which is a relationship between factor cost and market price. अगर मेरे पास factor cost है, मेरे को market price में arrive करना है, what I do, I add NIT, and for this I subtract NIT, ठीक है। तो इसको लिख लो, this NFIFA stands for net factor income from abroad, ठीक है। This NIT stands for net indirect taxes. This FC stands for factor cost. This MP stands for market price. किसके लिए ओवरवेलमिंग है, प्लीज रेज योर हैंड कि सर बहुत सारा इंफॉर्मेशन। 1 2 3, ठीक है। 3 सर्कुलर फॉर्मूला आपके लिए ओवरवेलमिंग है कि इसके पहले भी चीजें ओवरवेलमिंग थी? ये वाला आपके लिए ओवरवेलमिंग है, ठीक है। ग्रॉस से अगर नेट में आना है तो माइनस डेप्रिसिएशन किया जाता है। और चलो आपके लिए ओवरवेलमिंग है तो एक एग्जांपल भी लेंगे, इसको लिख दो, इसका एक एग्जांपल लेंगे। मैं एक रैंडम सा क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें मेरे को दिया हुआ है जीडीपी एमपी फॉर एन इकोनॉमी 10,000 करोड़। एनडीपीएफसी का एक और एक नाम क्या है, डोमेस्टिक इनकम। सवाल आपको ये पूछा है व्हाट विल बी द डोमेस्टिक इनकम फॉर द इकोनॉमी। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मेरे को दे रखा है। उस इकोनॉमी में डेप्रिसिएशन कितने का हो रहा है, 2,000 करोड़ का हो रहा है। उस इकोनॉमी में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने के हैं, 1,500 करोड़ के हैं। उस इकोनॉमी में एनफीफा कितने का है, लेट्स से 4,000 करोड़ का है। ये 4 इंफॉर्मेशन मेरे को दिया हुआ है और मेरे को पूछा है उस इकोनॉमी का डोमेस्टिक इनकम कितना होगा, मेरे को ये निकालना है। एंड अब देखिए कैसे सर्कुलर फॉर्मूला को यूज किया जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली एज अ सेफ प्रैक्टिस मैं बोलता हूं आपको, जो भी निकालना है उसको आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड में, एनडीपीएफसी को आप यहां लिखो, और जो भी मेरे को दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड में। सर दिया हुआ तो 4 चीज है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। ये जो 8 अलग अलग चीजें है ना, इसको एग्रीगेट्स भी बोला जाता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट। जौन सा एग्रीगेट अननोन है उसको मैं एक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, जौन सा एग्रीगेट नोन है उसको एक इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लिखूंगा। आर वी क्लियर सो फार, ठीक है। अगर आपने सर्कुलर फॉर्मूला को लिखा है तो मेरे को बताइए, अगर आपके पास ग्रॉस है, आपको नेट में पहुंचना है, आप क्या करोगे? ग्रॉस से नेट में आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन किया जाता है, तो फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन चल रहा है, माइनस डेप्रिसिएशन लिख दो। अगर आपके पास डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में पहुंचना है तो क्या करेंगे, 5 स्टार खाएंगे, ईट 5 स्टार डू नथिंग, ठीक है। अगर आपके पास मार्केट प्राइस है और आपको फैक्टर कॉस्ट में पहुंचना है, क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट यू हैव टू सब्सट्रैक्ट एनआईटी। चलो वी हैव द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही हम लोग को देखना था, निकालना था, तो वैल्यूज को पुट करते हैं। एनडीपीएफसी इज समथिंग आई डोंट नो। जीडीपीएमपी हम लोग निकाले कितना है, मतलब दिया हुआ इंफॉर्मेशन 10,000, माइनस डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2,000, माइनस एनआईटी दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,500, विच इज 6,500। सो उस इकोनॉमी में डोमेस्टिक इनकम कितने का है, 6,500, दैट्स इट। दिस इज हाउ द सर्कुलर फॉर्मूला इज गोना हेल्प यू। 8 अलग अलग एग्रीगेट्स के बारे में आपको बताया गया है। 8 अलग अलग एग्रीगेट्स में जौन सा एग्रीगेट आपको अननोन है उसको आप लोग एज अ सेफ प्रैक्टिस हमेशा लिखो लेफ्ट हैंड साइड में, जौन सा एग्रीगेट नोन है यू राइट इट ऑन द राइट हैंड साइड।
and always go from the known to unknown. Are we clear? So gross से net जाने के लिए circular formula is going to help you. Is it clear or we have a doubt somewhere so far? Yes, Aditya, is it clear? यहाँ पे जो डोमेस्टिक और नेशनल लिखे थे ना, इन रियल सेंस इट इज डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल प्रोडक्ट, कुछ भी इसको आप नाम दे सकते हो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। रहेंगे मूवीज में या एनआरआई, ठीक है। एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है। और किसको बोला जाता है एनआरआई? जो इंडिया का सिटीजन हो के भी इंडिया के बाहर में रह रहा है, ठीक है। तो अगर लेट्स से मैं अपने फ्रेंड के साथ, मेरा एक फ्रेंड का लेट्स से जॉब लगा सिंगापुर में, ठीक है, और उसको हेल्प करने के लिए मैं उसके साथ जा रहा हूँ, ठीक है, उसको ताकि वो मूव कर सके। 1 महीना में वहाँ रह के उसको पूरा सेट करके आने का प्लान, ठीक है। तो अब वो 1 महीना में क्या हम दोनों एनआरआई हो जाएंगे? फिर हम दोनों, वो हो जाएगा, मैं नहीं होऊंगा, ठीक। हाउ कैन यू से वो हो जाएगा, मैं नहीं होऊंगा, ठीक है। ज्यादा दिन का 1 महीना के एंड में, 1 महीना के एंड में वो भी 1 महीना से सिंगापुर में रह रहा है, मैं भी 1 महीने से सिंगापुर में रह रहा हूँ। तो वो बंदा क्यों एनआरआई है, मैं क्यों एनआरआई नहीं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज वो भी एनआरआई नहीं है, मैं भी एनआरआई नहीं, ठीक है। हम वो एनआरआई कब बनेगा? अगर उसका स्टे 1 साल से ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर मैं उसको सेट करने गया हूँ, 1 साल भी अगर मैं रुका हूँ वहां पे, लेट्स से 364 डेज हुआ है उसको सेट करने गया हूँ, स्टिल वो बंदा एनआरआई नहीं है, मैं भी एनआरआई नहीं हूँ। एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। एक बंदे को आप कब रेसिडेंट बोलते हो, एक बंदे को कब आप नॉन रेसिडेंट बोलते हो? तो अगर आपका कोई फ्रेंड सिंगापुर जाके शिफ्ट हो रहा है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग देयर, स्पेंडिंग देयर, एंड इफ ही स्टे इज मोर देन अ ईयर, तब जाके उस बंदे को बोला जाएगा कि वो सिंगापुर का रेसिडेंट है। वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नॉन रेसिडेंट है। इंडिया में उसको एनआरआई का टैग दे दिया जाएगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन, कि वो इंडियन है लेकिन इंडिया में रहता नहीं। नॉन रेसिडेंट इंडियन। आर वी क्लियर? is the concept clear? Yes. उसका देख, इसके अंदर बहुत सारा चीज है। आप लोग को एक ब्रॉड में बोला जा रहा है कि भैया अगर 1 साल से ज्यादा उसका स्टे है, यू कैन आस्क मी सर, अगर वो 1 साल के बीच में 2 बार होली दिवाली में आके चला गया, ठीक है, सो देयर कैन बी मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। और ये उतना डीप में नहीं जाता है, ठीक है। अगर वो 1 साल के बाद वापस से उसका जॉब खत्म हो गया, वो 1 साल के बाद वापस से इंडिया आ जा रहा है, तो हम ये बेसिक सा डेफिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका रेसिडेंसी को देखा जाएगा। आर वी क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो देखिए मेरा ड्राइंग काफी टेरेबल है। लेट्स से दिस इज इंडियाज मैप, ठीक है, एंड ये इंडिया का मैप है। अगर डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात करें, इंडिया में 2 प्रकार के लोग अभी प्रेजेंटली हैं। कुछ लोग जो कि इंडियन रेसिडेंट है, लाइक ऑल ऑफ अस, ठीक है। कुछ लोग टूरिस्ट्स हैं, ठीक है, जो कि इंडियन रेसिडेंट नहीं है, मतलब हिच हाइकिंग कर रहे हैं, बैक पैकिंग कर रहे हैं, आए हैं 6 महीना इंडिया में, वो लोग टूर करते रहेंगे, ठीक है। कुछ लोग इस प्रकार के, वो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम जब कभी भी निकाला जाता है, अगर वो बंदा है पिछले 6 महीने से इंडिया में हिच हाइक कर रहा है, ठीक है, अलग अलग जगह में जा रहा है और कुछ गिटार विटार बजा के अपना खर्चा निकाल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ हिपीज होते हैं, ठीक है, एंड दे प्ले सम गिटार, दे परफॉर्म समवेयर, कुछ पैसा मिलता है तो उससे कहीं और घूमने जाते हैं, वैसे ही। तो पिछले 6 महीने से कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कर रहा है। तो अगर डोमेस्टिक इनकम निकाला जाएगा, तो वो जो हिपी है उसका जितना कंट्रीब्यूशन है वो, प्लस मेरा जितना कंट्रीब्यूशन है वो, दोनों विल बी कंसिडर्ड, क्योंकि ये देश के डोमेस्टिक बाउंड्री के अंडर में था। वहीं पर मेरा एक फ्रेंड है जो कि सिंगापुर में रह रहा है फॉर द पास्ट 2 years,
उसका इनकम को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। देखो 3 प्रकार के लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, एक मैं, सेकंड दैट हिप्पी, एंड द थर्ड इज माय फ्रेंड हु हैज बीन स्टेइंग इन सिंगापुर फॉर द लास्ट 2 years। मेरे उस फ्रेंड के बारे में बात करें तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, वो सिंगापुर का नॉर्मल रेसिडेंट है। मेरे बारे में बात करें तो मैं इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हूँ। वो हिप्पी के बारे में बात करें तो वो भी इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, एक और एक फ्रेंड को भी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको गए हुए वहां पे 6 months ही हुआ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फोर पर्सन्स। आर वी क्लियर सो फार? ये जो बंदा है ये कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट है? इंडिया का ही है। ठीक है, तो जब डोमेस्टिक इनकम को निकाला जाता है, डोमेस्टिक इनकम में इस बंदे को हम लोग लेते हैं, इस बंदे को लेते हैं। सो फॉर डोमेस्टिक इनकम वी कंसिडर एच एंड ए एस। ठीक है, वो सारे लोग जो कि देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में है, फर्क नहीं पड़ता वो लोग रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, उन सबके वैल्यूज को ऐड किया जाता है टू फाइंड आउट डोमेस्टिक इनकम। जब नेशनल इनकम हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं, हम लोग इंडिया के सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट को देखते हैं। इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कौन है? मैं हूं और वो 6 months वाला फ्रेंड। नहीं, नेशनल इनकम में यू टेक इनटू अकाउंट ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट। वो नॉर्मल रेसिडेंट कहीं पे भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बंदा जो कुछ भी अर्न किया है पिछले 6 महीने में, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिंगापुर जीडीपी, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियाज एनडीपी। ये बंदा अगर पिछले 6 महीने में 6 लाख रुपए अर्न किया है तो वो सिंगापुर की जीडीपी का पार्ट होगा। डी, अच्छा सर ये कहां से कॉन्सेप्ट आ गया? देखिए, डी, एन, डी एंड एन, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इज इट क्लियर? तो ये बंदा पिछले 6 महीने से जो भी अर्न कर रहा है वो इंडिया के नेशनल इनकम का पार्ट होगा। ये बंदा जो कुछ भी अर्न कर रहा है वो सिंगापुर के, हाँ मतलब लेट्स इग्नोर द फाइन लाइन। ठीक है, एनएनपी, अच्छा मैं गलत बोल दिया ना, तो इग्नोर नहीं, मैं पूरा ही गलत बोल दिया, इसको एक बार मिटा ही देते हैं। ठीक है, सो इट शुड बी एनएनपी एंड इट शुड बी एनडीपी। ठीक है, वो सिंगापुर के डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, इंडिया के नेशनल इनकम का पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा एक काम करते हैं ना, ये दो चीजों के ऊपर आता है, लाइक व्हाट इज एन फीफा, व्हाट इज एनआईटी, इसके ऊपर आता है थोड़ा। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एन फीफा। एन फीफा को निकालने का दो अलग अलग वे है। सबसे पहला इज, अब सर ये फीफा क्या है, फीटा क्या है? ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, करेक्ट, और दूसरा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब अगेन पीपल फ्रॉम नॉन इको बैकग्राउंड, उनको उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये फैक्टर इनकम आप किसको बोलते हो? लाइक आप, यू कुड हैव सिंपली रिटन इनकम, like what's the relevance of writing factor behind it? In general, income can be of two different types. Income can be of two different types. Income can be factor income and income can be transfer income. ठीक है, आप लोग याद है हम लोग कुछ क्लासेस पहले आई टोल्ड यू अबाउट LLCE, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो अगर मैं किसी को अपना लैंड दे रहा हूँ उसके बदले वो मेरे को क्या देता है? रेंट देता है। अगर मैं कहीं पर लेबर दे रहा हूँ उसके बदले वो मेरे को क्या देता है? सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, अगर मैं किसी को कैपिटल देता हूँ उसके बदले वो मेरे को क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। अगर मैं किसी को एंटरप्रेन्योर देता हूँ उसके बदले मेरे को क्या देता है? प्रॉफिट देता है। ये चारों का चारों इनकम फैक्टर इनकम होता है। इसके अलावा अगर कुछ भी और इनकम होता है दैट इज ट्रांसफर इनकम। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप, घर से अगर आपको पॉकेट मनी मिल रहा है, पॉकेट मनी के बदले आपको लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर कुछ भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं करना पड़ रहा है, वो आपके लिए एक ट्रांसफर इनकम है। तो आपके पेरेंट्स आपको भी कुछ पैसा दे रहे हैं, रेडियंट क्लासेस को भी कुछ पैसा दे रहे हैं, आपको जो पैसा मिल रहा है आपके पेरेंट्स से दैट इज अ ट्रांसफर इनकम। रेडियंट क्लासेस को अगर कुछ पैसा मिल रहा है दैट विल बी अ फैक्टर इनकम फॉर अस। आर वी क्लियर? कि बाहर में एक डोनेशन बॉक्स भी हम लोग लगा दिए कि वी वांट टू हेल्प सम एनजीओ इन शहीद नगर, तो अगर उसमें कुछ पैसा डाल रहे हैं दैट विल बी अ ट्रांसफर इनकम। आर वी क्लियर?
सो यहाँ पे जो बात किया जाता है जनरली हम लोग फैक्टर इनकम के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम के कैलकुलेशंस में कंसीडर नहीं किया जाता। कोई मेरे को बोल सकता है ऐसा क्यों? ट्रांसफर इनकम इज नॉट जनरली कंसीडर्ड। जनरली वर्ड मैं यूज करूंगा क्योंकि आगे जाके हम लोग कुछ चीजों को देखें जहां पे ट्रांसफर इनकम को यूज किया जा रहा है। ठीक है, कैन एनीवन से व्हाई ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड? करेक्ट, ठीक है। सो फैक्टर इनकम की वजह से कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आपके पेरेंट्स हम लोग को कुछ पैसा दे रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग कुछ सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ पैसा दे रहे हैं, उसकी वजह से कुछ भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं होता। ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता बिकॉज इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द करेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेट मी राइट दैट फॉर यू। दिस वाज फॉर्मूला नंबर 1। एन फीफा को निकालने का एक और फॉर्मूला भी हो सकता है, विच इज नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस net income from property and entrepreneurship and net retained earnings। ठीक है, हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो दिस सेम फॉर्मूला इज गिवन इन पेज नंबर 6.7 के पूरे लास्ट में। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। फाइंड आउट एन फीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपको ये चीज पता है? ठीक है, सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन चीज कंपोनेंट्स है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, बस इतना जानना काफी। ठीक है, तो ये था अबाउट एन फीफा एंड लेट्स टॉक अबाउट एनआईटी। ठीक है, एनआईटी को डिस्कस करने से पहले एफसीएमपी को डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। सो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दोनों के बीच में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री आ रहा है। देयर इज समथिंग नोन एज बेसिक प्राइस एज वेल। दिस इज समथिंग जो आप लोग सीबीएसई में नहीं पढ़ के आए हो। ठीक है, चलो थोड़ा कंपैरिजन के हिसाब से इसको साइड में ड्रॉ करते हैं। आप लोग पढ़े हो फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के बीच में देयर इज समथिंग नोन एज बेसिक प्राइसेस। ठीक है, यू हैव कवर्ड कि सर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड एनआईटी। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने के लिए आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा एनआईटी। ये एनआईटी का फुल फॉर्म क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको कैसे हम लोग निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है इन जनरल? द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, तो ये चीज को इंट्रोड्यूस करने से पहले थोड़ा इसको ही डिस्कस करते हैं। लेट्स से फॉर अ कंपनी फैक्टर कॉस्ट मेरे को दे रखा है फॉर प्रोड्यूसिंग अ फोन कवर। ठीक है, बैक कवर बनाने के लिए कंपनी का फैक्टर कॉस्ट है 500 का। ठीक है, कंपनी गवर्नमेंट उससे इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज करता है 20%, विच विल बी 100। ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है 30 रुपीज का। सवाल ये पूछा गया कि अगर आप उस फोन कवर को मार्केट में खरीदने जाओगे, व्हाट इज द प्राइस यू विल पे? सो मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? फैक्टर प्राइस में आपको एनआईटी को ऐड करना पड़ता है। फैक्टर प्राइस कितना है? 500 प्लस एनआईटी कितना है? इट इज 100 माइनस 30 which is 500 plus 70 which is 570। Are we clear? So अगर चीजों को यहाँ फिट किया जाए, this is 500, this is 570 and this is 70। Are we clear so far? ठीक है, सो यहाँ से भी एक पैटर्न हम लोग को समझ में आना चाहिए कि सर फैक्टर कॉस्ट से भी अगर आप बेसिक प्राइस निकालने जाओगे तो यू विल बी एडिंग सम इनडायरेक्ट टैक्स, यू विल बी सब्सट्रैक्टिंग सम सब्सिडी। बेसिक प्राइसेस से भी अगर आप मार्केट प्राइसेस में आओगे तो यू विल बी एडिंग सम इनडायरेक्ट टैक्स, यू विल बी सब्सट्रैक्टिंग सम सब्सिडी। लेकिन किस टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है, किस टाइप का सब्सिडी है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। सो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, दिस इज प्रोडक्शन टैक्सेस। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, दिस इज प्रोडक्ट टैक्स। एक ही तो है, सोच रहे होगे आप में से कुछ लोग। ठीक है, अलग है।
Production tax is the tax that is paid while producing the goods and services. Product tax is the tax that is paid while trading the goods and services. Trade, खरीदना बेचना, ठीक है। तो नीचे अगर आप कोई शॉप से कुछ खरीद रहे हो, आप जीएसटी पे करते हो, जीएसटी वुड बी एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट टैक्स। लेकिन वो जो मैन्युफैक्चर जब प्रोडक्शन कर रहा था उस समय वो गवर्नमेंट को कुछ टैक्स दिया रहेगा, दैट इज अ प्रोडक्शन टैक्स। सो ये जो है सिंपल सा चीज है, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके आपको ये वाले मॉडल पे लाया गया। आर वी क्लियर? इसको ब्रेक डाउन किया गया। आर वी क्लियर एवरीवन? So from the factor cost, when you add your production taxes, when you subtract your production subsidy, you arrive at basic prices. In the basic prices, when you add your product taxes and when you subtract your product subsidies, you arrive at market price. Let's talk about per capita income. अब ये क्या है, कौन मेरे को बताएगा ये क्या है? ठीक है। सो इंडिया के बारे में बोला जाता है इट्स अ 2.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास का है। तो अगर आपको पर कैपिटा इनकम निकालना है तो आप क्या करते हो, ये दोनों को डिवाइड करते हो। आर वी क्लियर? ठीक है। मेरे को अचानक से ना एक शार्क टैंक नहीं, कपिल द ग्रेट कपिल शर्मा शो का मेरे को एक एपिसोड याद आ गया। ठीक है। द ग्रेट कपिल शर्मा शो में आई थिंक शार्क टैंक के सारे शार्क्स एक बार पहुंचे हुए थे, ठीक है। और बहुत इनिशियली कपिल शर्मा ये बोला उन लोग को देख के कि रूम में जितने भी लोग हैं उनका नेटवर्थ अगर आप कंबाइन कर लो तो दैट विल बी अराउंड द जीडीपी ऑफ समथिंग समथिंग। तो उसने ये चीज कहा था, ठीक है। आई होप मेरा एग्जांपल समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्लासरूम में भी हम बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं, लेट्स से एवरीवन अर्न्स समथिंग, ठीक है। ये क्लासरूम का टोटल कंबाइंड ईयरली अर्निंग आ रहा है लेट्स से 200 करोड़ का। और क्लासरूम में कितने लोग बैठे हुए हैं? क्लासरूम में लेट्स से 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। सो पर कैपिटा इनकम कितना हो जाएगा? इट विल बी 20 करोड़। दैट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम आप कैसे निकालते हो? जो जीडीपी निकाले दैट वाज फॉर द एंटायर कंट्री, उसको अगर आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे दैट विल बी पर कैपिटा इनकम। आर बी क्लियर? पर कैपिटा इनकम को बहुत बार पर कैपिटा आउटपुट भी बोला जाता है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड।